प्रारंभ ट्री चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 12 घटना चक्र का जो चल रहा है। ठीक है, आधुनिक भारत में हमको लगता है एक और वीडियो बनेगा तब फिर ख़त्म हो जाएगा। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास से पहले। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कब कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? 1773 ईस्वी में। भारत प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी कब? 1774 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? 1773 के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? तो उनका नाम था एलिजा इम्फे। भारत के गवर्नर जनरल को जिस एक्ट के द्वारा उनकी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, वह एक्ट कौन सा था? 1786 का। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले रद्द करने का अधिकार मिला था, वह था अपना 1786 का। अब हम लोग पढ़ते 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा विनियम का कारण था, क्या कारण था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के संक्रेदित इसकी विकृति शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। मतलब एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं देख सकता है। जैसे जिला कलेक्टर पहले क्या होता था, वो प्रशासन और जो भी व्यवस्था था, जैसे अभी का IAS IPS दोनों काम करता है, तो पहले एक ही करता था, इसीलिए इसको क्या किया था? बांट दिया था। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब हुआ? तो 1813 ईस्वी में। वह अधिनियम जिसके द्वारा संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, वह था 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। क्या कारण है? तो इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। सही बात है। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम एक सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल की विविधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधान में से एक नहीं था। वह कौन था? तो गवर्नर जनरल का काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, भारत का नियुक्ति उस समय क्या था? उस प्रावधान में नहीं था। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था, वह क्या था? 1833 का चार्टर एक्ट। और बोलेगा वह कब हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना गया था, तो ये हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति प्रस्तुत की गई थी, किसमें? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा कि अब भारत और इंग्लैंड दोनों में होगी, एक समय पे होगी। भारतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था कब? 1853 ईस्वी में। पहली बार में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था, कब? तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय
एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। कब हुई थी? तो वर्ष 1922 में। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सत्य कथन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासी से क्या था? अधिक था। ये भी क्या है? सब ये बात सही है। अब सुमेलित करना है। नियंत्रक परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अधिनियामक अधिनियम 1773, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर एक्ट 1813, गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर एक्ट 1833, भारत में उपनिवेशी सरकार के अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813 का प्रावधान। इसमें क्या क्या है? एक तरफ ये था कि कौन कौन सा चार्टर एक्ट है, एक तरफ है प्रावधान। 13 का देखिए, भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह हुआ था 57 की क्रांति के बाद। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमन करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई वह कौन था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। कब? 1833 में। एकाधिकार खोया 1813, और उस समय था चाय और चीनी के साथ व्यापार कर सकता था, लेकिन अब चाय का भी व्यापार एकाधिकार खो दिया था। वर्तमान उत्तर प्रदेश को पराया संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में अधीन कर दिया गया था। कब? 1834 ईस्वी में। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। कब? 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं सही कथन क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सही है, अब ब्रिटिश क्राउन राज करेगा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। कब? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अधिनियम जिसके सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया था। वो कौन था? तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा। अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम प्रोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। कब की थी? 1892 ईस्वी में। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। कौन कौन था? 1835, 1867, 1878 और 1908। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट तथा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। कौन? तो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम चला था। ब्रिटिश सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस अधिनियम द्वारा की गई थी वह था मिंटो मार्ले सुधार 1909 का अधिनियम। 20 अगस्त 1919 में सुधार की घोषणा को जाना जाता है किससे? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम
1919 के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को कौन है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कॉर्टिस को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव भी होता है अपना। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैत शासन डायरची अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी, किसके, 1919 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत निर्देशित करता है प्रांतों में प्रतियोजित विषयों पर दो प्रभागों में विभाजन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे किससे, तो संवैधानिक सुधार से, मतलब जो भी संविधान में थोड़ा बहुत दिक्कत था उसको सुधार करने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के एकाधिकार को, ठीक है। आगे देखते हैं। द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट था, कौन था, तो 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन है। क्या सत्य है, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू भारत में राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये सब क्या है, सत्य है। कथन पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उनकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय ही रही। ये बात क्या है, गलत है। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों का प्रतियोजित किया गया था, ये बात सही है। अब ये देखते हैं, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषय में दो वर्गों में विभाजन करना, ये बात सही है। प्रशासन में प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया, ये दोनों क्या है, सही है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ, कब सृजन हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों को शामिल थे, क्या क्या थे, तो एक संघ का प्रावधान, प्रांतों का स्वायत्तता देना, ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था किस पे, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, एबॉलिशन ऑफ डायरची इन स्टेट्स, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, विक्टो की शक्तियाँ एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सब क्या था 1935 में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता, गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन कर सकता है, प्रांतीय स्वायत्तता है, अब भारत संघ का प्रस्ताव है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की, प्रांतीय द्वैध व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रांतीय स्वशासन का उपलब्ध था, एक संघीय न्यायालय थी की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये सब क्या है, सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हम आपको अभी भी बता चुके थे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम का केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक विशिष्ट युक्ति नहीं है। क्या नहीं है, तो केंद्र में साथ ही साथ राज्य में द्वैत शासन, ये सब नहीं है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज की असली मंशा थी। क्या मंशा थी, तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राज्यों का इस्तेमाल करना, ठीक। 1935 के अधिनियम के बारे में जिसने कहा था, क्या कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, ये कौन कहे थे,
जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो कौन था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया वो कौन था? लखनऊ अधिवेशन 1936। केंद्रीय विधानसभा में वे निर्वाचन जो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए कौन कौन थे? तो 1923, 1926, 1930, 1934 तथा 1945। नोट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्वरिष्ठ अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत का संविधान में समाविष्ट किया। राज्य की नीति के निदेशक तत्व में मतलब डीपीएसपी में शामिल इसको किया गया था, जिसने यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान का प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग का पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये कौन बोले थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए, संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपयुक्त बात से संविधान सभा में बहस में कहे थे। कौन कहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही सुमेलित करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इससे क्या होता? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? तो ये स्थापना हुआ था आपको 1774 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में सबसे पहले। ठीक है। देखिए, भारतीय सरकार अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान था। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। किसको? तो गवर्नर जनरल को। ठीक है। भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए, अब हम लोग ये जो चल रहा है ना, ये हम लोग सब रिवीजन कर रहे हैं, पुराना वाला। ये सब बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, आधुनिक इतिहास विविध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सही कथन क्या क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कब हुआ था? 1774 बता चुके हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। सही है। और क्या है? 19वीं शताब्दी में वह देश जिसका विकास की और विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था वो कौन सा था? रूस। देखिए, 1775 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक। अब देखिए, युद्ध देखते हैं। जैसे देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ये किनके बीच हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के साथ। तो हैदर अली मर गए थे, तब उनके बेटे टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। हैदर अली 1782 में मर गए थे। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 और 49 से 54। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765। आपको पता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जब हार गया था तब कौन हुआ था? इलाहाबाद की संधि। एक्सला सापेल की संधि कब हुई थी? 1748 में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार हुआ था कब? 1746 में। डुप्ले की पदच्युति हुई थी कब? 1754 में। देखिए, पुनः जजिया लगाना कौन लगाया था? फर्रुखसियर।
मसूलीपट्टनम पर अधिकार कौन किया था? फोर्ड। सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास्ता का अंत क्या था? लॉर्ड एलनब्रो। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है। किसको? थॉमस मुनरो को। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल के प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा था। कब? जब उड़ीसा अकाल 1866 से 67 को हुआ था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया था। कब? स्ट्रेटेजी आयोग ने। देखिए, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग, एंटली मैकडोनाल्ड अकाल आयोग, कॉर्नेल स्टॉक मोनक्रिफ सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग, ये सब क्या थे? उससे संबंधित थे। हम लोग आगे पढ़ते हैं। सही सुमेल करना वाला ही है। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, ये हुआ था अपना टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। 1824-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब सही कालानुक्रम क्या है? डेमेट्रिक फॉर्मेस पहले हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाद में, बंगाल टेनेंसी एक्ट बाद में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसी एवं अवध एक्ट, ये क्या हुआ था? उसके बाद। बाल विवाह, MG रनाडे। ठगी प्रथा का अंत, कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। मैंगलोर की संधि 1784 को। सालबाई की संधि 1782 को। मद्रास की संधि 1769 को। सही कालानुक्रम क्या है? नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई? 1800 में। वेलेजली को वापस बुलाया गया था। कब? लॉर्ड वेलेजली को 1805 में। वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। इंग्लैंड नेपाली युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में। सही कालानुक्रम क्या है? शंकर खेरा का युद्ध 1724, बेदरा का युद्ध 1759, पोर्टो नोवे का युद्ध 1781, मुदकी का युद्ध 1845। मुदकी का युद्ध 1845। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में सही कथन है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्षों की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए सही कदम क्या है? कुंवर सिंह ने अंग्रेज के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया था, जबकि 1857 की प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता से कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था। ये सब हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज्ड रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शंस सिनेमेटोग्राफी ए फ्यू एक्सहिबिशन विल गिवन एट वाटसन हॉस्टल टुनाइट। उपयुक्त विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कब? 7 जुलाई 1896 को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसने दिया था? लॉर्ड एटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कौन कहा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लेम फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेख थे, कौन लिखे थे? तो अरविंदो घोष ने। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ये कौन बोली? एनी बेसेंट ने। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। कौन कहा? महात्मा गांधी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में।
दो नेताओं ने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। कौन? गांधी और तिलक ने। लाला लाजपत राय के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है? प्रारंभ में वे असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे महात्मा गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। कौन था? तो जीवी मावलंकर ने। सही कथन क्या है? पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ये बात सही है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में सही कथन क्या क्या है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इन्हीं को बोला जाता है दक्षिण का पेरियार। ये कांग्रेस का हिस्सा बने, लेकिन जब एक बार भोज हो रहा था, ठीक है, उसमें गए तो इन्होंने देखा कि अपर कास्ट के लोगों को टेबल कुर्सी पे बैठाया जा रहा था, लेकिन इन लोग को नीचे बैठा दिया गया। तब तो यही सब देख के क्या कहते, कांग्रेस छोड़ दिए थे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य कथन है। क्या है? उन्होंने प्राचीन भारत और उनकी संस्कृति को गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उन्होंने अनेक गीतों में मराठा की बहादुरी का मंडन किया है। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन था रास बिहारी बोस का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये कौन कहे थे? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, परंतु कृषि नहीं। यह कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई कब? 1854 में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह कौन कहे थे? दादा भाई नारोजी। चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडाला नरसंहार, अमझेरा नरसंहार में से मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है किसको? चरण पादुका नरसंहार। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत में बॉय स्काउट, ब्लाचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता थे। कौन? बोडेन पोवेल। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था। कहाँ था? तो सहमति की आयु दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन से। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन सही है। रोलेक्ट एक्ट का सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मोरिस। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के जिस राज्य की थी, वह राज्य है कर्नाटक। ठीक है। समाजवाद का वह समर्थक जो 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों का जमींदार और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहता था, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। शराबबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ था कब? सरदार भाई पटेल के नेतृत्व में।
राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बॉयकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित था जिसमें सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया। तो क्या था? द बॉयकॉट, कि मतलब जो भी विदेशी वस्तु उसको क्या करो? बॉयकॉट करो। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। किसको? NM जोशी को। ठीक है, सही कथन है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। ये सब क्या है? कथन सत्य है। अब देखिए घटना देख लेते हैं हम लोग। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1881 ईस्वी में। ठीक है। खुदीराम बोस मृत्युकांड 1908, करजन वायली की हत्या 1909, अल हिलाल का प्रकाशन 1912। वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। यह कथन रामजी पामदत्ता ने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, यह क्या कहे थे? कि साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। विलियम AJ आर्चबोल्ट के संदर्भ में सही कथन है। क्या है? वे भारतीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य तथा मेयोडो सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज के प्राचार्य थे। ये क्या है? विलियम AJ आर्चबोल्ट के बारे में सही है। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में कालानुक्रम में अनुसार तीसरे स्थान पर कौन आता है? देखिए सबसे पहले हुआ था चंपारण, उसके बाद अपना हुआ था कौन? असहयोग, उसके बाद हुआ था अपना दांडी मार्च, और चौथा में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो तीसरा पे कौन आएगा? दांडी मार्च। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है? महात्मा गांधी गिरमिटिया इनचेयर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जिस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था वो कौन थी? अरुणा आसफ अली। अब देखिए हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेता के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? सरदार पटेल ने। वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। किसने? मौलाना हजरत मोहानी ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष है कौन है? तो 1925। अब देखिए एक असर्शन और रीजन है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता है जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। ये बात क्या है? सही है। उनकी कारण क्या है? उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। ये बात भी सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोग का लास्ट टॉपिक ही चल रहा है तो पेज नंबर 105 अगले दिन 106 नंबर से शुरू करेंगे। तो वीडियो को क्या कीजिए, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जो भी है उसको क्या कीजिए, धीरे धीरे याद करते जाइए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक बार पुनः प्रारंभ ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।